हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग लेसन 7 पढ़ने वाले हैं, राज्य से साम्राज्य तक। ठीक है, इसमें एक और नाम इसका है, जैसे अशोक एक अनोखा सम्राट। जो पुरानी एनसीईआरटी बुक थी उसमें हम लोग देखते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट लिखा हुआ है, और अभी जो नई एनसीईआरटी तब में बदला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य से सम्राट। इनका इनका लेसन का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। इसमें से है अभिलेख, साम्राज्य, वंश, धर्म क्या होता है, सदैव स्वाद क्या है, राजधानी क्या है, ये चीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये अभिलेख मैंने पहली कक्षा में बताया था दोस्तों। अभिलेख क्या होता है? ये जो है राजा के आदेश हो गए, उनके निर्देश या फिर उनकी प्रशंसा में लिखे जाते थे, गुदवाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है साम्राज्य। ठीक, जितना दूर तक राजा का शासन चलता था उसको साम्राज्य बोल सकते हैं, जैसे राज्य का विस्तृत रूप जो है साम्राज्य है। ठीक है, वंश, वंश मीन्स जैसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक हुआ, उसका बेटा फिर शासक हुआ बिंदुसार, उसके बाद अशोक। इस तरह की जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, वंशानुक्रम के अनुसार जो, ठीक है, उसको वंश बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे आप देखते होंगे, आप हैं, आपके पापा, आपके आपके दादा, दादा के पापा, दादा के दादा, इस तरह करके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म। धर्म धर्म के संस्कृत रूप है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अशोक द्वारा चलाया गया अपना एक धर्म था। ठीक है, इसको धर्म के नाम से, अशोक के धर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद संदेश वाहक। ठीक है, संदेश को लाने ले जाने वाला, काम करने वाला संदेश वाहक बोलते हैं। ठीक, राजधानी, साम्राज्य की जहाँ से साम्राज्य का शासन व्यवस्था एक केंद्र से संचालित किया जाती थी उसको हम लोग राजधानी बोलते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वो पाटलिपुत्र थी। ठीक, जैसे हमारी भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। तो इसी तरह जहाँ से केंद्र शासन व्यवस्था, केंद्र की शासन व्यवस्था जो केंद्र होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजधानी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें मौर्य साम्राज्य की दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक, कितने कब की? तो ये 2300 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या किया गया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। इसमें इसकी सहायक किसने की? तो चाणक्य ने इनकी सहायता की थी। ठीक है, इसका नाम, अन्य नाम कौटिल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसने किसको पराजित किया? किसको? तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक, अब इसमें प्रमुख शासक की बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला। ठीक है, उसका बेटा बिंदुसार और जो शासक है अशोक। ठीक है, ये 3 प्रमुख शासक हुए इसमें मौर्य साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करें तो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? प्रमुख नगर जो है ये पाटलिपुत्र जहाँ इसकी राजधानी थी, दूसरा तक्षशिला, ठीक है, और तीसरा उज्जैन। ये प्रमुख मतलब प्रमुख नगर थे। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर जो मध्य भारत जो है, मध्य एशिया को जोड़ने वाले रास्ते में ये तक्षशिला आता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया को जोड़ने वाले रास्ते में आता है। फिर उज्जैन जो है, उज्जैन ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले रास्ते में, मार्ग में आता है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब देखते हैं नगर में जो है, नगर में हम लोग देखते हैं व्यापारी वर्ग के लोग, सरकारी कर्मचारी जो है, सरकारी जो मंत्री परिषद के लोग जो भी हैं वो लोग, उसके बाद फिर इसके अधिकारी कर जो है वो, शिल्पकार या प्रमुख व्यापारी, ये सारी चीज, ये लोग जो लोग हैं ये लोग नगर में वास करते हैं। और गांव में जो बात करते हैं, गांव में तो गांव में कृषक और पशुपालन वर्ग के लोग जो है ये निवास करते हैं गांव में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य का शासन और प्रशासन। ठीक है, मौर्य साम्राज्य और प्रशासन किस प्रकार था? तो मौर्य साम्राज्य जो है एक विस्तृत साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, तो इस जो
आसपास के जो क्षेत्र थे, राजधानी से जो आसपास के क्षेत्र थे, वहाँ पे सम्राट का सीधा 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 नियंत्रण होता है। ठीक। और उसके बाद आजू बाजू जो और क्षेत्र हैं जो उसके बाद वहाँ पे, तो उसमें जो गांव और नगर है वहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये क्या करते थे, तो ये कर इकट्ठा करना, उसके बाद शासक के जो आदेश होते हैं उनका लोगों से पालन करवाना। ठीक है। अधिकारियों को क्या होता है, वेतन भी मिल कुछ कुछ अधिकारियों को देखते हैं कि वेतन भी इनको प्राप्त होता है। ठीक। संदेशवाहक जो है, संदेशवाहक क्या कार्य करते थे, तो संदेशवाहक संदेश को लाने और ले जाने का कार्य करते थे। ठीक है। जासूस, ये राजा के अंडर कार्य करते थे जासूस। ठीक है। अपने मंत्री परिषद या फिर अन्य अपने गांव की अपने साम्राज्य की जो संचालन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी लोगों की परेशानी झेलनी पड़ रही है, या फिर अपने जो कर्मचारी नियुक्त किए हैं उनकी जासूसी करने के लिए, मंत्री परिषद की जासूसी करने के लिए ये नियुक्त किए जाते थे। ये डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करते थे, राजा को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो प्रांतीय राजधानी जो है, प्रांतीय राजधानी, वहाँ पे क्या किया जाता है, राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। जैसे हम लोग तक्षशिला जो है, उज्जैन होगी, यहाँ पे ये जो प्रांतीय राजधानी थी वहाँ पे हम लोग राज्यपाल देखते हैं, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल कौन थे होते थे, तो ये राजकुमारों को जो है यहाँ के प्रांतीय राजधानी में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था। ठीक है। आगे बात करें दोस्तों कर के बारे में, तो राजा का जो ये है, राजा का प्रदेशीय केंद्रों में जो है वो क्या करते थे, वो मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। कहाँ पे, मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखते थे, और वहां से जो संसाधन आवागमन होता था उनको भेंट या कर के रूप में एकत्रित करते थे। ठीक। जंगल, यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्वतंत्र थे। जंगल में जो निवासी जो कार्य करते थे, वो लोग जंगल से उत्पाद जो प्राप्त होते थे वो मौर्यकालीन जो अधिकारी हैं उनको देते थे। जैसे हाथी के रूप में, हाथी का जो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, युद्ध में क्या था, तो हाथी हो गया, फिर मधु या भी जो भी मोमबत्ती जो भी, उन सब जंगल उत्पाद को क्या करते थे, वो मौर्यकालीन अधिकारी को भेंट के रूप में दिया जाता था। ठीक है। हम लोग इसका उल्लेख देखते हैं दोस्तों, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उसमें हम लोग इसका उल्लेख देते हैं कि जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र भारत का, जो मौर्य साम्राज्य का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, वहां पे हम लोग देखते हैं कंबल के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत जो है, भारत का हम लोग दक्षिण भाग देखते हैं, जो कर्नाटक का मुख्य रूप से आता है कर्नाटक क्षेत्र में। तो साउथ भारत जो है वो सोना व कीमती पत्थरों के लिए प्रमुख था। क्या, सोना व कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो चीजें थी वो हम लोग देखते हैं नजराने के रूप में प्रयुक्त होता था। ठीक है। नजराने के रूप में प्रयुक्त होता था इनको, किनको, शासक वर्ग के लोगों को। ठीक। अब दोस्तों, कर और नजराना क्या है, कर और नजराना में क्या अंतर है। ठीक है। तो कर क्या होता था, कर एक फिक्स होता था। ठीक है। नजराना अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता था। ठीक है। जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज कहाँ के यात्री थे, तो ये यूनानी यात्री थे, जो कहाँ पे आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये यहाँ पे आए थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। इनका पुस्तक, इन्होंने भारत की जो समाज के बारे में जो इन्होंने पुस्तक लिखी, वो पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है। और मेगास्थनीज को किसने भारत में भेजा था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अशोक, एक अनोखा सम्राट, अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट बना, सबसे प्रसिद्ध राजा बना। ठीक है। इसने क्या किया, अपने जो आदेश थे, अपने निर्देश जो भी थे, वो संदेश जो भी थे, वो उसको अभिलेख के द्वारा जनता तक पहुंचाए। ठीक है। अभिलेख के द्वारा करके जनता तक पहुंचाए। जो अभिलेख की भाषा थी वो कैसी भाषा थी, तो प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। प्राकृत भाषा में जो जनता उस भाषा में अपने संदेश को पहुंचाया। ठीक। अब हम लोग देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध देखते हैं। कलिंग युद्ध का जो है अशोक के जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण इन्होंने अपना युद्ध त्याग दिया था। ठीक है। तो कलिंग जो है कहाँ पे है, वर्तमान जो उड़ीसा तट है, उड़ीसा का जो तटवर्ती भाग है, वो कलिंग, प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जानते हैं। अभी उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है कलिंग था। ठीक। राजा बनने के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग का युद्ध लड़ा। ठीक है। यह बहुत पराक्रमी राजा था। ठीक है। हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ये पराक्रमी राजा था। पर युद्ध के राजा बनने के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग का युद्ध लड़ा। युद्ध में जो बहुत सारी हानियां हुई, जैसे सैनिक मारे गए, तो खून खराबा हुआ,
तो जो उनके सैनिकों के परिवार जो विच्छेद हुए, मतलब सब चीज को देख करके जो है, उसको देख करके इसके मन में जो युद्ध के प्रति वितृष्णा जागृत हुई और इसने युद्ध को त्यागने का निर्णय लिया। ठीक है। अब इस युद्ध त्यागने के बाद इसने अपना एक लक्ष्य अपना धर्म चालू किया। ठीक है, धम्म, जिसे अशोक का धम्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अशोक धम्म क्या है, ये संस्कृत भाषा धर्म जो है उसका प्राकृतिक रूप है, प्राकृत रूप। ठीक है, धम्म। ठीक है, जिसको संस्कृत भाषा में इसको धर्म बोलते हैं। ठीक है, धर्म में सभी धर्मों का जो है, धम्म में सभी धर्मों का मिला जुला रूप है। इसमें ना किसी देवता की जरूरत है, ना किसी कर्मकांड की जरूरत है, ना ही और अन्य चीजों की। किसी देवता अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बुद्ध के उपदेशों पे आश्रित था, ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। ठीक, धम्म जो है वस्तुतः जो हम लोग देखते हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक शिक्षा, लोगों की व्यवहारिक शिक्षा, वो था। ठीक है, धम्म में जो शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दी जाती, वो लोगों के व्यवहारिक जीवन से प्रेरित थी, व्यवहारिक जीवन से लगे हुए थे। ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों, धम्म की जो शिक्षा है, शिक्षा देने के लिए क्या किया गया, ये धम्म महामात के नाम से एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जो लोगों को घूम घूम के शिक्षाएं दिया करते थे। ठीक, जो हम लोग संदेश, व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आसपास में क्या होता है, परिवार झगड़ा हो गया। वैसे उस टाइम पे महत्वपूर्ण रूप से 3 धर्म थे भारत में। ठीक है, हिंदू धर्म, उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो अन्य धर्मों के लोग उसके साम्राज्य में थे। ठीक है, हिंदू धर्म में 2 संप्रदाय में बटा हुआ था, एक वैष्णव संप्रदाय और दूसरा शैव संप्रदाय। तो मतलब अलग अलग धर्म के लोग इस कालखंड में, इसके शासन व्यवस्था में थे। तो धर्म में जो टकराव, धर्म के बीच टकराव हो गया, परिवार टकराव हो गया, समाज में टकराव, ये सब चीजें से लोग परेशान थे। तो उन्हीं को शांत करने के लिए, उसी को झेलने के लिए, उसी को शांत करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। ठीक, इसके लिए धम्म महामात की नियुक्ति की गई। ठीक है, धर्म की शिक्षा देने के लिए। ठीक, इसमें जो संदेश हैं, संदेश धर्म की जो संदेश थे, उसको स्तंभ और शिलालेखों पर खुदवाए। क्या किए, स्तंभ और शिलालेखों पर खुदवाए। ठीक है, और जो उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। ठीक है, कि अधिकारी जो है उन आदेशों को, उन निर्देशों को पढ़ करके लोगों को समझाते थे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, जो अशोक का धर्म जो है उसका विस्तार की बात करें, उनके विचारों का प्रसार की बात करें, तो हम देखते हैं इसने क्या किया, जो अपने दूत हैं वो सीरिया, मिस्र हो गया, आपके ग्रीस हो गया, श्रीलंका हो गया, अन्य सब देशों तक अपने दूत को भेजे। ठीक है, जिसमें से हम लोग देखते हैं श्रीलंका में इसका पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों अपने अशोक के धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अशोक के पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र कहाँ पे गए थे, श्रीलंका गए थे। ठीक, आगे बात करें तो अशोक द्वारा जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, और लोगों को अपनी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सड़कें बनाएगी, कुएं बनाए, विश्राम गृह बनाए, जो दूत इधर उधर शिक्षाएं देने के लिए आते थे उनके लिए विश्राम गृह, ठीक है, बनाए। और इन्होंने जो है मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करी। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी धीरे धीरे क्या होता है, अशोक की मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे लगभग उसके बाद जो है अशोक जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन प्रारंभ होता है, और लगभग 2200 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं जानकारी कैसी थी, और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।